नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि कैसे चीन की धरती पर ही चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले पर भारत ने दिखाया आईना। एससीओ डॉक्यूमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं होने पर भारत भड़का और एससीओ डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों के समिट में सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और क्या क्या कहा है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही होगी देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ बैठक में भी दिखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा रुख। संयुक्त बयान के मसौदे पर पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर दिखाए कड़े तेवर, हस्ताक्षर करने से किया इंकार। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई अपनी भाषा में कराने के लिए राज्य सरकारें करें प्रयास। राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का आह्वान। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। कैप्सूल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट एक्सियोम 4 मिशन पर। पहाड़ी राज्यों में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल के कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ में लापता मजदूरों की तलाश जारी। उत्तराखंड में कई स्थानों पर भूस्खलन। और वियतनाम में आयोजित हुई कुश्ती की एशियन अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में बजा भारतीय महिला पहलवानों का डंका। चीन और जापान को पछाड़ पहला स्थान किया हासिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में आतंकवाद को लेकर कड़े तेवर में नजर आए। पहलगाम हमले का जिक्र न करने के लिए सदस्य देशों को आड़े हाथों लिया। सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से भी इंकार कर दिया। रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस अहम बैठक में मौजूद थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तल्ख रिश्तों के बीच दोनों नेता पहली बार किसी मंच पर एक साथ नजर आए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एससीओ सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। That those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right
to defend ourselves against terrorism. रक्षा मंत्री ने एससीओ समिट में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं होने के बाद एससीओ डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया। हालांकि इस मंच से उन्होंने जिन बातों को रखा उस पर साफ उन्होंने कहा कि किस तरह से आतंकवाद को जो देश संरक्षण दे रहे हैं या सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की अब तय नीति है। भारत सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके खात्मे के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है, जो कि अभी थमा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकवाद को तमाम देश वित्त पोषण कर रहे हैं, उसको आर्थिक मदद मुहैया करा रहे हैं, उस पर भी बहुत साफ एक तरह से एक कदम उठाने की जरूरत है एससीओ देशों को। साथ ही उन्होंने इस मंच से यह भी कहा है कि आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे। तो ये चीन की ही धरती से चीन और पाकिस्तान दोनों को और तमाम उन देशों को जो आतंकवाद को लेकर अभी तक कोई सीधी रेखा, साफ रेखा नहीं खींच पाए हैं, उन देशों के लिए भी बड़ा संकेत भारत की तरफ से था। एससीओ डॉक्यूमेंट पे उस पर साइन रक्षा मंत्री ने नहीं किए, ऐसी खबर है। उन्होंने उस दस्तखत करने से मना कर दिया। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि एससीओ के डॉक्यूमेंट में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के रैट्स मैकेनिज्म का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपने युवाओं में कट्टरपंथ को फैलने से रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक के खिलाफ रणनीति बनाने पर जोर दिया। We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The raids mechanism of SCO has played a significant role in this regard. The joint statement of the Council of SCO heads of state on countering radicalization leading to terrorism, separatism and extremism issued during India's chairmanship symbolizes our shared commitment. Excellencies, we should seek to counter the technology used by terrorists, including drones, for cross-border smuggling of weapons and drugs. In our interconnected world, traditional borders are no longer the sole barriers against threats, and instead we face an intricate web of challenges that range from translational terrorism and cyber attacks to hybrid warfare. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ अपना संपर्क बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सदस्य देशों को एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा। India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सर गंगाराम अस्पताल में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया और कैंसर के मरीजों से मुलाकात की। ये अत्याधुनिक सुविधा विशेष रूप से कैंसर रोगियों के लिए समर्पित है, जहां उन्हें समग्र देखभाल प्रदान की जाएगी। इस सेंटर में 200 से ज्यादा कैंसर मरीजों के इलाज के लिए बेड हैं। राष्ट्रपति ने कैंसर केयर केंद्र का दौरा किया और अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में निभाई जा रही अस्पताल की अहम भूमिका की सराहना की। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थे। मोदी सरकार के 11 साल होने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल में देश ने काफी तरक्की की है। सीआर पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं और विकास को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में शौचालय की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और गंगा भी पहले से साफ हुई है। गंगा के जरिए भी आप देखेंगे कि गंगा की हालत क्या थी। आज धीरे धीरे नदी की हालत चेंज हो रही है। आज पानी नहाने जैसा हो गया है। आने वाले दिनों में पीने जैसा हो जाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। उसके ऊपर एसटीपी लगाए, एसटीपी चल भी रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिली है। साथ ही 4 करोड़ घरों में पानी देने का काम चल रहा है। जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है।
आज जल जीवन मिशन में हम अभी तक जो 12 करोड़ प्लस 3 करोड़ ऐसे 15 करोड़ तक पहुंचे हैं। 4 करोड़ घरों में और पानी देने का बाकी है, वो काम भी चल रहा है और 28 तक वो काम भी पूरा करने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और इस बार भी करीब पूरे हमारे मंत्रालय को 99.501 करोड़ रुपया जो ग्रांट मिला है, ये आज तक का सबसे ज़्यादा ये ग्रांट हमें इस बार भी मिली है। जल जीवन मिशन के लिए भी उसके अंदर 67,000 करोड़ वो उसके लिए आवंटित किया गया है। तो भी एक बहुत बड़ा काम इसके अंदर भी चल रहा है। और अब बात करेंगे एक्सियम 4 मिशन की। एक्सियम 4 मिशन क्रू के चारों यात्री इस समय 14 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष में हैं। ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेसिंग पोर्ट पर आज डॉक करेंगे। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियम 4 मिशन को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा। डॉकिंग का मतलब है ड्रैगन अंतरिक्ष यान का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे जुड़ जाना। मिशन क्रू के चारों सदस्य इस दौरान 60 एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 14 दिनों के दौरान सुभांशु शुक्ला और उनकी टीम भारतीय सुपरफूड जैसे मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करेंगे। ये सभी प्रयोग भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किए हैं। साथ ही सुभांशु मानव शरीर पर अंतरिक्ष के असर को लेकर भी अध्ययन करेंगे। वे अपने साथ जॉय नाम का एक सफेद हंस जैसा खिलौना भी लेकर गए हैं, जो वहां शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले माहौल को दिखाने में मदद करेगा। वह इस मिशन के दौरान छात्रों और लोगों से जुड़ने के लिए बातचीत भी करेंगे। ये आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आयोजित सबसे अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित गतिविधियां होंगी। और आइए बात करते हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने लेख में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि आस्था, सेवा और तकनीक का संगम जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 के लिए भारतीय रेल पूरी तरह तैयार है। देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु जब पूरी पहुंचेंगे तो रेलवे उनका स्वागत सेवा परमो धर्म की भावना से करेगा। रेल मंत्री ने अपने लेख के जरिए बताया कि रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेल 850 नियमित, 365 विशेष ट्रेन सहित कुल 1215 ट्रेन सेवाएं संचालित कर रही है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने पुरी स्टेशन और अन्य प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, 10 प्लेटफॉर्म और AI आधारित डिमांड प्रेडिक्शन सिस्टम की मदद से ट्रेनों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार रेलवे हर दिन 2 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता के साथ तैयार है। 25,000 की क्षमता वाला होल्डिंग एरिया, 2.5 लाख मुफ्त भोजन पैकेट, कूलर, पानी, सफाई और मेडिकल सुविधाएं तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ड्रोन, CCTV, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, विशेष सुरक्षा बलों की मदद से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे की विशेष तकनीकी टीम रथों की मरम्मत, दिशा निर्धारण और सुगम आवाजाही की निगरानी करती आ रही है। दिव्यांगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार यात्रियों की विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस, डॉक्टर और फर्स्ट एड काउंटर भी तैनात किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने लेख में जिक्र किया कि रथ यात्रा के दौरान भारतीय रेल न केवल सेवा का उदाहरण पेश कर रही है, बल्कि पूरी स्टेशन को आस्था आधारित सार्वजनिक सेवा के मॉडल के रूप में भी विकसित कर रही है। वहीं ओडिशा के रेल बजट में भी 12 गुना वृद्धि की गई है। 2025-26 में इस राज्य के लिए 10,500 करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं। ओडिशा में भारतीय रेलवे द्वारा 2100 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं। साथ ही 73,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जन सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि सभी आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और समरसता के साथ संपन्न हो। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास रहेगा, जिसके दौरान पारंपरिक कांवड़ यात्रा, शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाएंगे। इसी अवधि में 27 जून से 8 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और जुलाई में मुहर्रम है। कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और गरिमामय आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारत न पनपे, भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं और जातीय संघर्ष फैलाने की हो रही जो साजिश की जाएगी या अराजक लोगों को बेनकाब करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई तय सीमा से अधिक ना हो। योगी आदित्यनाथ ने जो कई निर्देश दिए हैं त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, डीजे, ढोल, ताशे की ध्वनि की सीमा तय होगी। तो ये तमाम ऐसे निर्देश दिए गए हैं जो त्योहार के माहौल में किसी तरह का व्यवधान ना पड़े। शोभा यात्रा, जुलूसों के लिए पेड़ काटना या गरीबों का आश्रय हटाना स्वीकार नहीं होगा। कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ के निर्देशों में बहुत साफ है, ओवर रेटिंग पर सख्ती हो, संचालक को लिखना होगा अपना नाम। एक बार फिर जिस तरह के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल दिए थे, शिवालयों में भीड़ प्रबंधन, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ में अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए, इसके निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। वेश बदलकर घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारत न पनपे, इसका एहतियात बरतना होगा। प्रशासन को सख्त निर्देश हैं। भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने अगले एक तरह से 1.5 महीने के लिए दिए हैं। जुलाई से अगस्त का महीना त्योहारों का महीना, इसमें विशेष ध्यान प्रशासन को देने की जरूरत है। उधर बिहार सरकार ने छठ, होली, दीपावली और दुर्गा पूजा के अवसर पर आने वाले लोगों को सहूलियत दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर जानकारी दी कि बिहार से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों पर सरकार नई 299 एसी और नॉन एसी बसों का परिचालन करने जा रही है। 24 जून को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसे स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर लगभग 106 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत भी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत 150 अतिरिक्त एसी बसों का परिचालन करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार सरकार त्योहारों पर केंद्र सरकार से और अधिक विशेष ट्रेन चलाने का अनुरोध भी करेगी, जिससे यात्री सुविधापूर्वक अपने घर पहुंच सकेंगे। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की जिसने अपनी यात्रा को बदल दिया सेवा में। बात होगी बीमार और बेसहारा जानवरों की सेवा की भी। लेकर चलेंगे आपको कन्नौज जेल में, जहां शिक्षित हो रहे हैं बंदी, बदल रही है दशा और दिशा। बात होगी जनकपुर की एक ग्राम पंचायत की भी, जो सामूहिक प्रयास से बना है आदर्श मॉडल। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।
GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक देते ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मंडी जिले में जलस्तर बढ़ने पर पंडू डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। कुल्लू जिले की सेंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। फिलहाल डैम से 28,725 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। डैम में 33,011 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड पहुंच रहा है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से मंडी शहर के प्रसिद्ध पंचवक्त महादेव मंदिर की पौड़ियों तक पानी पहुंच गया है। जिला प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और लगातार निगरानी की जा रही है। मंडी जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ब्यास नदी के किनारे न जाएं और किसी भी स्थिति में सतर्क रहने को कहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। कुल्लू में बाढ़ के बाद अब धर्मशाला में भी हालात खराब हैं। जिले के खनियारा मनूनी खड्ड का जलस्तर कल अचानक बढ़ गया, जिससे आए तेज बहाव में एक क्रशर में काम कर रहे कई मजदूर बह गए। कम से कम 2 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। कि 2 व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है। और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। उधर हिमाचल में आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है और हम देख रहे हैं कि मंडी का इलाका जो है इस समय भीषण संकट में दिखाई देता है। हालांकि प्रशासन ने कई तरह की अपील की है पर्यटकों से भी, मंडी में रहने वालों से भी, कि वो एहतियात बरतें। वहीं गुजरात में मानसून ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सूरत समेत राज्य के 26 जिलों में इस समय मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में और भीषण बारिश की चेतावनी दी है। और देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हम बात करें मानसून की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उधर हरियाणा में मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके बाद से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज भी हरियाणा के 22 जिलों में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में भारी गिरावट की संभावना जताई गई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। कल हरियाणा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। अंबाला में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है। कल हरियाणा के पलवल में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सबसे कम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस यमुनानगर जिले में दर्ज किया गया। ये वो उत्तर भारत के इलाके हैं जहां पिछले कुछ समय से भीषण गर्मी और उमस पड़ रही है। लोगों को गर्मी और उमस ने बेहाल कर दिया था। मानसून की ये बारिश थोड़ी राहत लेके आई है, तापमान में गिरावट दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बरसात की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पे मुसीबत तो कहीं पर राहत के दृश्य नजर आ रहे हैं। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड, इन तमाम इलाकों में बारिश एक मुसीबत की तरह से है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हरियाणा, दिल्ली और इन सब इलाकों की, तो यहाँ बारिश का इंतजार भी हो रहा है। हरियाणा तक मानसून की बरसात पहुंच चुकी है, दिल्ली में इंतजार है। संवाददाता सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं कुल्लू से। सबसे पहले तो मंडी और हिमाचल प्रदेश का जो हाल इस समय है सृष्टि, वो काफी एक तरह से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पर्यटकों को चेतावनी दी जा रही है, अपील की जा रही है वहां आने से पहले एहतियात बरतें। इस समय का अपडेट क्या है, क्या प्रशासन कह रहा है, मौसम विभाग किस तरह की चेतावनी दर्ज करा रहा है? बिल्कुल, अगर इस वक्त की बात करें तो बीते कल जिस तरह की तस्वीरें सेंध से सामने आई थी, सेंध घाटी में जीवानाला में बादल फटने के बाद सबसे अधिक नुकसान यहाँ पर देखा गया था। और अभी मैं आपको बता दूं कि उस इलाके में 5 लोग मकान है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और 3 लोग यहाँ पर लापता हो गए थे, जिन्हें अब एनडीआरएफ की टीम के द्वारा
यहाँ पर ढूंढा जा रहा है और सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। सर्च अभियान अभी जारी है क्योंकि आज मौसम कुल्लू में ठीक है, मौसम साफ बना हुआ है। ऐसे में जो व्यास नदी का या पार्वती नदी का जलस्तर जो कल बेहद अधिक बढ़ गया था, वो भी अभी थोड़ा कुछ कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान अगर मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा भी कल यानी कि 27 और 28 तारीख को अभी मौसम खराब होने को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में इन इलाकों में जहाँ पर अचानक से कल बादल फटने की घटनाएं सामने आई है और काफी सारा नुकसान हुआ है, आज प्रशासन के द्वारा वहां पर राहत एवं बचाव कार्यों को भी तेज कर दिया गया है और आंकलन लगाया जा रहा है कि कितना नुकसान टोटल अभी तक हो चुका है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है क्योंकि कुल्लू मनाली में इस वक्त बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए थे और अभी भी 40 से 45% टूरिस्ट जो है कुल्लू मनाली के अलग अलग इलाकों में। सृष्टि, ऐसे में जानना चाहेंगे, हिमाचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां इन गर्मियों की छुट्टी में खासकर दिल्ली और आसपास के लोग सीधे पहुंचते हैं क्योंकि गाड़ी से सफर करना बड़ा आसान होता है, लेकिन एहतियात के तौर पर किन इलाकों से बचने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि टूरिस्ट इस वक्त गर्मियों के सीजन में यहाँ पर पहुंचते हैं और मनाली और बंजार घाटी के तिलसठ बेल्ट में भी काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बीते कल भी जिस तरह का सैलाब एकदम से जल सैलाब यहाँ पर देखने को मिला, बादल फटने की घटना सामने आई, तो शांगड़ घाटी में भी काफी सारे टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। और अभी जो प्रशासन है उनके द्वारा यही अलर्ट यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों से ये कहा जा रहा है कि ट्रैकिंग पर बिना इंफॉर्मेशन के अपना जाए क्योंकि कल जो कुछ ट्रैकिंग रूट्स पे भी लोग थे वो वहां पर कुछ देर के लिए, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन की दिक्कत थी, तो वहां पर स्टैंडर्ड जरूर थे लेकिन कहीं ना कहीं किसी को कोई नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। उन्हें इस प्रशासन के द्वारा समय पर उनसे भी कांटेक्ट कर लिया गया है और ऐसे में प्रशासन के द्वारा टूरिस्ट से बार बार ये आग्रह किया जा रहा है कि एक तो नदी नालों के पास ना जाए, ऐसी जगहों के आसपास ना जाए क्योंकि कल भी अचानक से ही मौसम हल्की बारिश के बाद ही एकदम से ये बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। तो जिस तरह का मौसम यहाँ पर बना हुआ है ये जानना बेहद मुश्किल है कि किस तरह के इलाकों में एकदम से मौसम बिगड़ सकता है। तो मौसम देखकर ही टूरिस्ट यहाँ पर आए और साथ ही ट्रैकिंग रूट्स पर जाने से इस वक्त खास तौर पर टूरिस्ट बचे। और अगर ट्रैकिंग रूट्स पर कोई टूरिस्ट जा भी रहे हैं तो यहाँ पर जो लोकल गाइड्स हैं उनकी सहायता लेना भी बेहद आवश्यक है क्योंकि बाहरी राज्यों से घूमने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं और ऐसे में अगर इस तरह की किसी अप्रिय घटना के वो चपेट में आ जाए तो प्रशासन के लिए भी एक मुश्किल का काम यहाँ पर हो जाता है। रेस्क्यू वाला ये जो पार्ट है ये बहुत ही मुश्किल टूरिस्ट के लिए भी रहता है और ऐसे बिल्कुल सृष्टि, पर्यटकों को बेहद ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप हिमाचल और उत्तराखंड का इन छुट्टियों में बिताने के लिए आप जा रहे हैं तो लोकल गाइड्स और लोकल लोगों की सहायता जरूर लें। रास्तों को समझने के लिए हमारे साथ रेणु उप्रेती देहरादून से भी जुड़ गई हैं। रेणु, आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से, क्योंकि देहरादून भी बेहद नजदीक दिल्ली एनसीआर के है तो जाना सबसे ज्यादा करीब रहता है, क्या अपडेट दिया जा रहा है, क्या बता रहा है मौसम विभाग और प्रशासन? रेणु हमारे साथ नहीं जुड़ी है। सृष्टि, आप ही से जानना चाहेंगे कि किस तरह के और एहतियात पर्यटकों को लेने की जरूरत है? क्या कुछ ऐसे इलाके हैं हिमाचल के जहां इस वक्त इस मौसम में न जाया जाए, वो ज्यादा बेहतर है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से कल अचानक सेंज घाटी में, तीर्थन घाटी में और मनाली के पास जो स्नो गैलरी है अटल टनल की ओर जो जाती है वहां पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। तो ऐसे में ये जानना पर्यटकों के लिए बेहद जरूरी है कि जब भी वो कुल्लू मनाली के इन इलाकों का रुख कर रहे हैं तो पहले तो वो मौसम देखकर ही यहाँ पर ट्रैवल करें। हालांकि अभी हालात सामान्य है, धूप खिली हुई है तो अभी जो पर्यटक है वो पर्यटन स्थलों का रुख जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनावश्यक यात्रा जो है रात के समय पे वो करने से यहाँ पर पर्यटकों को बचना चाहिए क्योंकि अमूमन देखा गया है कि तीर्थन घाटी और मनाली हो या फिर लाहौल स्पीति का एरिया हो, वहां पर घूमने के लिए ही पर्यटक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे इलाकों में दिन के समय सफर करना ताकि मौसम जब साफ है वो इन एरियाज में जा सके और साथ ही जो ट्रैकिंग रूट्स है उन पर जाते हुए विशेष ख्याल यहाँ पर पर्यटकों को रखने की जरूरत है क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं कि जो श्रीखंड यात्रा है जो आनी से शुरू होती है निर्मंड से, वो भी 10 जुलाई से ऑफिशियली शुरू होने वाली है। तो ऐसे में क्योंकि ऑफिशियली 10 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी तो पर्यटकों को ये भी ध्यान जरूर यहाँ पर देना होगा कि अनावश्यक कुछ लोग पहले ही इस यात्रा पे निकल जाते हैं तो ऐसी वो
जो काम है वो ऐसा ना करे, ताकि प्रशासन ने जो निर्धारित डेट इसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया रखी है उसे ध्यान में देते हुए ही जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आए, और इन सब बातों का, ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो एडवाइजरीज प्रशासन के द्वारा बार बार से जारी की जा रही है, उनका ध्यान रखना यहाँ पर पर्यटकों के लिए बेहद जरूरी है। ठीक, सृष्टि, रेनू हमारे साथ जुड़ गई हैं देहरादून से। रेनू, पर्यटकों के लिए क्या खास एडवाइजरी प्रशासन जारी कर रहा है उत्तराखंड के तमाम एक तरह से बदलते मौसम और इस समय जो उत्तराखंड की पूरी टोपोग्राफी है उसको देखते हुए क्या एहतियात बरतने की भी जरूरत है? क्या मौजूदा हालात इस समय हैं? सृष्टि और रेनू, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। रेनू, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है कुछ तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए, जानकारी देने के लिए दोनों इलाकों की। और पर्यटकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इन दोनों ही राज्यों में इन छुट्टियों में जाते समय विशेष ध्यान दें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। अलर्ट में इस बार होगी बात कि किस तरह पुलिस के साथ साथ तमाम सरकारी एजेंसियां भी साइबर अपराधियों के खिलाफ ले रही हैं एक्शन। अगर आपकी एक फोटो भी इंटरनेट पर है, वो दे दी किसी AI टूल को, तो आपका बहुत ही रियलिस्टिक डीफेक बना देगा। एथिकल हैकर्स वो लोग हैं जो सिस्टम्स में, नेटवर्क्स में लूपहोल्स ढूंढते हैं ताकि उन्हें आगे रिपोर्ट किया जा सके बिना उन्हें उनका गलत फायदा उठाए और उन्हें ठीक करवाया जा सके। तो देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। DD न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और आइए अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। भारतीय महिला पहलवानों का दमखम लगातार देखने को मिल रहा है। वियतनाम में आयोजित हुई अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय दल ने खिताब अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। भारतीय महिला पहलवानों ने कुल 10 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक रहे। भारतीय दल ने कुल 215 अंक हासिल किए, जबकि वहीं चीन को 151 हासिल हुए और चीन दूसरे स्थान पर रहा। जापान को 149 अंक के साथ तीसरा स्थान मिला। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। फरवरी 2020 में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 5वां सीजन होगा। इन खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है। ये पहली बार होगा जब राजस्थान इन खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों का उद्देश्य एथलीटों को सशक्त बनाने और देश को खेल महाशक्ति के रूप में पहचान देने की कड़ी में जमीनी स्तर पर हर खेल को मजबूती देने का लक्ष्य रहता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर में होगा। पूर्णिमा विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय इसका संयुक्त मेजबानी करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। ये पहली बार ही है। खेलों की संस्कृति को और मजबूती देने के लिए इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। भारत भी नशा मुक्त समाज की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए तैयार है। भारत कैसे इस गंभीर स्वास्थ्य और समाज से जुड़े इस गंभीर संकट से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास कर रहा है, इस पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में स्थापित ये दिवस मादक पदार्थों के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की वार्षिक याद दिलाता है। वर्ष 2025 की थीम एक समग्र ढांचे की वकालत करती है, जिसमें तथ्य आधारित रोकथाम कार्यक्रम, सुलभ उपचार विकल्प और दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति के लिए सहानुभूतिपूर्ण सहयोग शामिल है। ये थीम नशे की तस्करी और संगठित अपराध के बीच के गहरे संबंधों को भी उजागर करती है और ऐसे अवैध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है।
भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान को देशव्यापी स्तर पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये अभियान देश के सभी जिलों में सक्रिय है और नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, विशेष रूप से युवाओं को शिक्षण संस्थानों और समुदायों के माध्यम से जोड़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के तहत अब तक देश भर में 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हैं। 4.31 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों ने इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी और चिकित्सा उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने 1 जून से 26 जून तक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है, जिसका समापन एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में होगा। इन पहलों में आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अभियान की पहुंच और भागीदारी को व्यापक बनाया जा सके। साथ ही भारत में नशाग्रस्तों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्र तथा व्यसन उपचार सुविधाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः मजबूत करने का अवसर है। ये स्पष्ट करता है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र, सहानुभूतिपूर्ण और समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे सख्त कानून व्यवस्था और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा पूरित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी द्वारा चाणक्यपुरी में D1, D2 और सत्य सदन को दिल्ली की पहली अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। इस कॉलोनी में क्या खासियत है, इसका जायजा लेते हुए एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा और आरडब्ल्यूए सदस्यों से बात की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली की D1, D2 और सत्य सदन ऑफिसर फ्लैट ऐसी पहली कॉलोनी बन गई हैं जिन्हें अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। क्या खासियत है इस अनुपम कॉलोनी की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनडीएमसी के चेयरमैन केशव चंद्रा सर। इसमें 3-4 चीज़ें इस कॉलोनी में पहली बार हो रही हैं, पूरी दिल्ली में शायद पहली बार हो रही हैं कि हर एक घर से जो कूड़ा निकलता है उसका कंप्लीट सेग्रीगेशन हो, वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मटेरियल रिकवरी सेंटर है। इस फैसिलिटी में 12 तरीके के डिफरेंट कैटेगरी में सारे कूड़े को रखा जाता है और इसमें आप देख रहे हैं साथ साथ जो वेट वेस्ट आता है उस वेट वेस्ट की प्रोसेसिंग भी यहीं पे होती है, उससे खाद बनाया जाता है। खाद को यहाँ पे मुफ्त में एक अच्छे से झोले में रख के वितरित भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक नेकी की दीवार नाम की फैसिलिटी बनाई गई है, जिसमें यहाँ पे जो लोग अपना कपड़ा जिसको वो नहीं पहनते हैं, जो कपड़े नहीं पहनते हैं और पहनने योग्य हैं, उन सारे कपड़ों को यहाँ पे आके डोनेट कर सकते हैं और जो जिन्हें कपड़े चाहिए वो आके वहाँ से वो मुफ्त में कपड़े ले सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वेस्ट की भी प्रोसेसिंग की यहाँ पे फैसिलिटी है। यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग का भी पिट्स है और यहाँ पे कंपोस्टिंग का पिट है। अंदर में आपने देखा कि डिफरेंट सेग्रीगेशन यूनिट्स बने हुए हैं। ये सारी 5-6 चीज़ें यदि हर एक हम लोग कॉलोनी में और अगले 5-6 महीने में हम सारी कॉलोनी जितनी भी कॉलोनी है ये फैसिलिटी एनडीएमसी के सारे इलाकों में स्टार्ट कर देंगे। हमारे साथ आरडब्ल्यू से कुछ वॉलंटियर्स मौजूद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो एफर्ट्स इतने सारे हुए हैं एनडीएमसी चेयरमैन के लीडरशिप में, प्लस हमारे आरडब्ल्यूए के रेजिडेंट्स एंड वॉलंटियर्स जो इतने दिन से जिस चीज़ की कोशिश कर रहे थे वो आज हो गया, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। हमारे जो यहाँ अपना गार्बेज कलेक्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तीनों लोग मिलके सारा दिन लगे रहते हैं और लोगों से ये अनुरोध है कि थोड़ा बहुत अपने घर पर भी इसको जो वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको सेंसिटाइज करें कि कूड़ा जो है अलग अलग, अगर डब्बे नहीं तो लिफाफों में रखा जाए और उसी तरह इनको दिया जाए ताकि उनका काम थोड़ा कम हो तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। एनडीएमसी की D1, D2 और सत्य सदन ऑफिसर कॉलोनी को पूरी तरह से अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है और ये वजह है न केवल एनडीएमसी की बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की, आरडब्ल्यूओ की और उनके सहयोग से इस कॉलोनी को अनुपम कॉलोनी घोषित किया गया है। और एनडीएमसी का लक्ष्य है कि जल्द ही पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में इसी तरह से अनुपम कॉलोनियाँ घोषित की जाएंगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
पर्यावरण के लिहाज से भी एनडीएमसी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।